बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 2 मेकिंग ऑफ पाकिस्तान का पार्ट 6 करने जा रहे हैं और इसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट 4 जो है वो हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ये फाइनल पार्ट है जो कि हम करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 6 पार्ट जो है वो बना चुके हैं। चैप्टर शुरू नहीं किया, आप हैरान हैं चैप्टर शुरू कैसे कर दूं भाई, जब तक आपको बैकग्राउंड का नहीं पता। आपका चैप्टर मेकिंग ऑफ पाकिस्तान शुरू हो रहा है 1707 से, औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद ये हो गया, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट शुरू हो गई। यानी कि ऐसी तहरीकें जो लोगों को दोबारा से ज़िंदा कर रही हैं। तो लोग कौन थे, कब सो गए थे? औरंगज़ेब आलमगीर कौन था? 1707 में मर गया था। तो ये सारा बैकग्राउंड समझने के लिए किससे आज़ादी मिलनी थी, कौन आया था वहाँ पर, पहले कौन रहता था, इन 6 पार्ट्स के अंदर ये सब कुछ आपको बताया। आप सीएसएस करना चाहते हैं, एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, आपको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि जब आप बैठेंगे एंट्री टेस्ट के अंदर, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की, कोई भी गवर्नमेंट की जॉब है उसके अंदर बैठेंगे, सीएसएस के अंदर बैठेंगे, कमीशन के किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे, आपने अगर ये वीडियोस देखी हुई हैं तो आप यकीनन मेरे हक़ में दुआ ज़रूर करेंगे कि सर आपने बड़ी अच्छी सीरीज़ ये बना के पूरा बैकग्राउंड समझा दिया। तभी जाके ये सारे मामला जो है ना हमें इतने क्लियर हो गए। बहरहाल अब हम इसको फ़ाइनल करने जा रहे हैं। उसके बाद फिर हम रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स को समझेंगे। रिवाइवलिस्ट मूवमेंट जो शुरू हुई थी बर्रे सग़ीर में, सब कॉन्टिनेंट में, ये उन्हीं को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। ये मैं बात आपको बता दूँ, जिनकी बेस स्ट्रॉन्ग होगी, जिनका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होगा, जिन्होंने ये 6 वीडियोस जो हैं बशमूल आज की मिला के लेक्चर्स को सुना होगा, तसल्ली से लेक्चर को नोट किया होगा, सारा बैकग्राउंड समझा होगा, तब जाके वो इस काबिल होंगे कि वो चैप्टर नंबर 2 मेकिंग ऑफ पाकिस्तान को समझ सकें, उसमें रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स को समझ सकें कि वो है क्या और शुरू कहाँ से हो गई थी। बहरहाल हम किस जगह से थे? हम इस जगह पे थे। सबसे पहले तो हमेशा मैं ये नक्शा बनाता हूँ आपके लिए ताकि आपको दुनिया का पता लगे। यहाँ पर हमारे पास ये नॉर्थ अमेरिका है, ये हमारे पास साउथ अमेरिका है, यहाँ पर ये हमारे पास बड़ा सा एशिया है, इसके साथ ये यूरोप है और उसके साथ ये अफ्रीका है, और यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पर अंटार्कटिका है। ये 7 कॉन्टिनेंट आपके हो गए, ठीक है। ये हमारे पास हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया साउथ अमेरिका, ये हमारे पास हो गया यूरोप, ये हमारे पास हो गया अफ्रीका, ये हमारे पास हो गया एशिया, ये हमारे पास हो गया एंटार्कटिका, और ये हमारे पास हो गया ऑस्ट्रेलिया। 7 बर्रे आज़म हो गए। और एशिया का ये मुल्क है जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, इंडिया कहते हैं, ठीक है। और यूरोप ये रहा। यूरोप के साथ ही यहाँ पर जो है वो इंग्लैंड लगता है। ये बात मैंने आपको बता दी तफसील से कि यहाँ से ये इंग्लैंड भी था। ये क्विक रिव्यू कर दूँ सारा का सारा कि इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर जो है वो हिंदुओं की हुकूमत थी, और हिंदुओं की हुकूमत को रिप्लेस किया किसने? मुसलमानों ने। और मुसलमानों की हुकूमत को रिप्लेस किया किसने? यूरोपियंस ने। यूरोपियंस में कौन कौन आए थे? फ्रेंच भी आए थे। यूरोपियंस के अंदर जो है वो स्विट्ज़रलैंड के लोग भी आए थे। यूरोपियंस के अंदर जो है वो डेनमार्क के लोग भी आए थे, इटली के लोग भी आए थे, पुर्तगाल के लोग भी आए थे, नेदरलैंड्स के लोग भी आए थे, स्पेन के लोग भी आए थे, और हमारे पास क्या है? इंग्लैंड के लोग भी आए थे। तो ये सारे यूरोपियंस यहाँ से यहाँ पर आए थे। क्यों आए थे? तिजारत करने के लिए। किस लिए आए थे? तिजारत करने के लिए। कौन सी चीज़ में ट्रेड करना चाहते थे? स्पाइसेस में ट्रेड करना चाहते थे। स्पाइसेस में ट्रेड करने के लिए कहाँ आ रहे थे? यहाँ से ये यूरोपियंस सारे के सारे इधर आ रहे थे। ये जो आपके पास ये नॉर्थ है और ये साउथ है और ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, और इस जगह पर जो है वो ये जो टुकड़ा है आपका सारा का सारा ये ईस्ट इंडीज़ कहलाता है। ईस्ट इंडीज़। फिर आपको ये भी पता चला कि बहुत सारी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, सिर्फ एक ही नहीं है। ये बेसिकली जो इंग्लैंड की थी ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है। जो नेदरलैंड की थी वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, याद रहे। और जो फ्रांस की थी वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। जो डेनमार्क की थी वो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसके अलावा जो स्वीडन की इसके अलावा जो हमारे पास जो है वो इटली की भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो ये 7, 8, 9 किस्मों की ईस्ट इंडिया कंपनीज़ थी।
ये कंपनीज़ क्या करने जा रही थी यहाँ पर ये तिजारत करने के लिए आ रही थी। ये जगह जो है वो क्या कहलाती है, ईस्ट इंडीज़, ईस्ट की तरफ है। ये जगह जो है वो क्या कहलाती है, वेस्ट इंडीज़, ये वेस्ट की तरफ है। तो ये ईस्ट इंडीज़ हो गया, ये वेस्ट इंडीज़ हो गया। इसी मुनासबत से इस कंपनी का नाम जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो रखा गया था। इंडिया वर्ड जो है इंडीज़ से ही निकला है, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये 8-10 किस्मों की ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इनके मुकाबले चल रहे थे यहाँ पर, जब ये और मुकाबले चल रहे थे यहाँ पर इन पानियों में, ठीक है, इन सब जगहों पर इनके मुकाबले चल रहे थे। किससे मुकाबले चल रहे थे, इनके आपस में ही मुकाबले चल रहे थे। पहले तो इन 7-8 कंपनियों के आपस में ही मुकाबले चल रहे थे, इस जगह पर भी, इस जगह पर भी, ईस्ट इंडीज़ में भी, वेस्ट इंडीज़ में भी इनके मुकाबले चल रहे थे। बहुत बड़ी बड़ी जो है वो बहरी जंगें हो रही थी यहाँ पर। और ये कंपनी, हर कंपनी के अपने अपने जहाज़ होते थे, 15-20 के करीब जो है वो जहाज़ होते थे, उनमें तोपें लगी होती थी, उनके अंदर माल तिजारत भी होता था और पूरा जंगी सामान भी होता था। नेवी भी होती थी इनकी अपनी अपनी। तो ये जहाज़ जब निकलते थे यहाँ से यूरोप से, सब के सब किस लिए आते थे, ये सारी की सारी कंपनीज किस लिए आती थी, स्पाइसेस के लिए, ठीक है। ईस्ट इंडीज़ में बेसिकली स्पाइसेस से, जिसको हम स्पाइस आइलैंड्स कहते हैं, यहाँ पर थे ये आइलैंड्स, ठीक है। इंडोनेशिया के आसपास जो है ये आइलैंड्स थे, जिनको मोल्यूकास कहा जाता है, मोल्यूका कहा जाता है। इस टुकड़े को मोल्यूका या मोल्यूकास कहा जाता है, या इनको स्पाइस आइलैंड्स कहा जाता है। यहाँ पर मसाले मिलते थे, ये गरम मसाले जो होते हैं ना, स्पाइसेस जो कि आप खाने में डालते हैं अपने, वो यहाँ पर मिलते थे इन आइलैंड्स में, जिनको स्पाइस आइलैंड्स कहते थे। और ये 8-10 कंपनियाँ जो थी, ठीक है, ये किस लिए आ रही थी, इसी के लिए आ रही थी कि यहाँ पर इन स्पाइसेस पे जो है वो कब्ज़ा किया जाए और इनको ले जा के दोबारा यूरोप में बेचा जाए। यूरोप में इनकी बहुत डिमांड थी, इन स्पाइसेस की, इन मसालों की। ये बात यहाँ पर तमाम हो गई। और उसके नतीजे में क्या हुआ, इनकी आपस में जंगें भी होती थी। स्पेन, नेदरलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस और इटली, ये जितनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनीज़, इनकी आपस में यहाँ पर जंगें भी होती थी। वो एक अलग तारीख़ है, ठीक है। इसी चक्कर में यहाँ पर स्पाइस आइलैंड्स में आते आते यहाँ पर 1498 में वास्को डी गामा सबसे पहले आया था इंडिया। और इंडिया वो आया नहीं था, इंडिया नहीं आया था, ये भी मैंने आपको बताया था कि बहरी रास्ता असल में ढूंढने के लिए निकल रहे थे। यहाँ से प्रॉब्लम हो रही थी, यहाँ से जा सकते थे। ये रेड सी है, ये जो एशिया और अफ्रीका के दरमियान में ये जो टुकड़ा आपको नज़र आ रहा है ना, ये रेड सी है और ये मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। ये जो है वो पैसिफिक ओशन है, ये अटलांटिक ओशन है, ये आर्कटिक ओशन है, ये इंडियन ओशन है, ठीक है। पिछली वीडियोस में सारी तफसील बता चुका हूँ। तो यहाँ से इनका आना मुमकिन नहीं था। क्यों मुमकिन नहीं था भाई आना, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत कायम हो चुकी थी। एशिया के इसी टुकड़े में जो कि यूरोप के साथ लगता है, कि कौन था, तुर्की था, जो कि सल्तनत उस्मानिया उस ज़माने में कहलाती थी। सल्तनत उस्मानिया बहुत बड़ी सल्तनत थी। इसकी कितनी बड़ी सल्तनत थी, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पहली जंग अज़ीम जो 1914 से 1918 तक पहली जंग अज़ीम चली, उसमें सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त हो गई। और उसके नतीजे में और किसकी फ़तह हुई थी, इंग्लैंड की फ़तह हो गई थी। सल्तनत उस्मानिया जो है वो हार गया था, इंग्लैंड जीत गया था। उसके नतीजे में इंग्लैंड ने सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े किए। तो आपको पता है सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े करने पर क्या हुआ, 50 के करीब नए मुल्क बने थे। 50 के करीब नए मुल्क बने थे। आज दुनिया के नक्शे पे जो 50 के करीब आपको मुल्क नज़र आ रहे हैं ना, उनकी डिटेल में अभी फ़िलहाल नहीं बता सकता, बात तवील हो जाएगी वरना। तो ये 50 के करीब मुल्क जो हैं ये क्या हैं, ये कभी सल्तनत उस्मानिया के सूबे थे। अब अंदाज़ा कर लें सल्तनत उस्मानिया कितनी बड़ी थी। तो बहरहाल यही सल्तनत उस्मानिया यहाँ पर इतनी पावरफुल थी कि यहाँ पर अब इनके लिए इस जगह पर आना, मोल्यूकास स्पाइस आइलैंड्स में आना इनके लिए मुश्किल होता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी मुसलमान, अफ्रीकन सारी कंट्रीज़ मुसलमान थी, एशियन तकरीबन सारी कंट्रीज़ मुसलमान थी, और यहाँ पर सल्तनत उस्मानिया मौजूद है, यहाँ पर अफ्रीकन मुस्लिम्स मौजूद हैं। बड़ा मसला था यूरोपियंस के लिए। अब यहाँ पर अपने शिप लेके वो मेडिटेरेनियन के ज़रिए वो नहीं जा सकते थे, इसलिए उनको दूसरा रूट चाहिए होता था। पुर्तगाली डिस्कवरर जो था वास्को डी गामा 1498 में वो यहाँ से चला था, और उसके बाद उसने फाइनली यहाँ पर वो ये रूट उसने ढूंढ लिया था। पहला बहरी रास्ता तलाश कर लिया था उसने, ये वाला लंबा ज़रूर था, लेकिन ये है कि सेफ़ साइड में ये यहाँ पहुँच जाते थे। कहाँ पर?
स्पाइस आइलैंड्स में। स्पाइस आइलैंड्स पहले भी जाते थे यूरोपियंस, लेकिन यहाँ से इजीली चले जाया करते थे जब इस्लाम का ज़हूर नहीं हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर ये सब हर तरफ कुफ्र मौजूद था और कोई परेशानी नहीं थी। ये क्रिश्चियन रोमन एम्पायर थी, पर्शियन एम्पायर थी, दुनिया में ये 2 सुपर पावर्स थी, इन्हीं की हुकूमत थी यहाँ पर, तो कोई मसला नहीं था। यहाँ से क्रिश्चियंस जो हैं वो, यूरोपियंस जो हैं वो आसानी से ट्रेड कर आ जाते थे अपने जहाज़ लेके मोल्युकास तक, स्पाइस आइलैंड्स तक। बहरहाल वास्को डी गामा ने बहरी रास्ता समझ गया, फिर वो वापस भी गया। ये सारी डिटेल पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। वापस भी गया, फिर दोबारा वापस आया, फिर दोबारा गया, फिर दोबारा वापस आया। 1498 से 1425 में जाके उसका यहीं पर इंडिया में इंतकाल हो गया था वास्को डी गामा का, और शुरू में उसको यहीं पर दफना दिया गया था। 1525 में उसका इंतकाल हुआ था। 1525 में उसको इंडिया में ही दफना दिया गया था वास्को डी गामा को। और 1539 में 1539 में जाके जो है वो दोबारा पुर्तगाल ने जब यहाँ पर ठीक ठाक अपनी पावर बना ली, जो है वो पुर्तगाल ने वास्को डी गामा की जो बकाया जात थी, जो रिमेंस थी, उसकी जो डेड बॉडी थी, 1539 में 1539 में वो दोबारा कब्र खुदवा के उसकी हड्डियाँ शड्डियाँ ये वो जो बकाया जात था उसका, वो सब निकलवा के दोबारा कहाँ लेके गए? पुर्तगाल लेके गए और वहाँ पर उसको दफना दिया। आज भी जो है वो नेशनल हीरो के तौर पर कंसीडर किया जाता है वास्को डी गामा को पुर्तगाल में, क्योंकि उसने बहरी रास्ता ढूंढ लिया था मोल्युकास का या स्पाइस आइलैंड्स का। तो ये सारा मामला हो गया। इसके साथ साथ जो है वो पुर्तगाल का ताल्लुक़ जो है वो स्पेन से था। स्पेन और पुर्तगाल क्योंकि साथ साथ ही हैं, दोनों मुल्क एक साथ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनका इत्तेहाद था। यहाँ पर जो है वो इंग्लैंड था, उसका इत्तेहाद जो है वो स्कॉटलैंड के साथ हुआ था बाद में 1707 में जाके। अभी तो हम 1500 पे हैं ना, 1707 में जाके इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और जो है वो नेदरलैंड, ये 4 मुल्क जो है वो मिल गए थे आपस में, ठीक है। इसीलिए आज इंग्लैंड को इंग्लैंड नहीं कहा जाता, इंग्लैंड को यूके यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। समझ आ रही है बात? या ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है, जिसमें स्कॉटलैंड भी आ जाता है, नेदरलैंड भी आ जाता है, वेल्स भी आ जाता है और ख़ुद इंग्लैंड भी आ जाता है। पहले सिर्फ अकेला इंग्लैंड ही था 1707 से पहले। तो 1707 से पहले अभी हम 1525 पे खड़े हैं। ये वाला मामला हो गया 1525, 1539। लिखना मुमकिन नहीं है, साथ साथ अभी भी नोट कर लें, क्योंकि हम फाइनल कर रहे हैं सारे सिस्टम को, इसलिए क्विक रिव्यू कर रहा हूँ सारा का सारा। बहरहाल तो यहाँ पर पुर्तगाली और स्पेन जो हैं उन्होंने यहाँ पर जितने यहाँ पर जितने भी आइलैंड्स थे, ढेर आइलैंड्स थे, सब पे इन्होंने अपने कब्ज़े कर लिए, ठीक है। और उसके बाद अपनी जो है वहाँ पर उन्होंने किले बना लिए, अपनी फ़ौजें खड़ी कर दी। अब यहाँ पर जो जहाज़ घूम रहे हैं वो भी पुर्तगालियों के हैं, स्पेनियों के हैं, ठीक है। और यहाँ जो आइलैंड्स हैं उन पर भी कब्ज़े जो हैं वो किनके हैं? पुर्तगालियों के या स्पेनियों के, स्पेनिश और पुर्तगीज़ इनके हैं। अब यहाँ पर दूसरी जो कंपनीज़ आएंगी, जाहिर सी बात है वो इतनी आसानी से इनको थोड़ी ना यहाँ पर आने देंगे। लेकिन ये है कि इंग्लैंड जो है उसकी कंपनी बनी फिर 1600 में, 1600 में याद रहे, 1498 से 1525 तीसरा सफ़र, 1525 तीसरा सफ़र किया था वास्को डी गामा ने। 1524 में और 1525 में उसका इंतकाल हो गया था। 3 सफ़र किए वास्को डी गामा ने पुर्तगाल से इंडिया तक के। पहले सफ़र में उसने इंडिया को डिस्कवर किया था, इंडिया का रूट डिस्कवर किया था, इंडिया को डिस्कवर नहीं किया था, सॉरी, इंडिया का बहरी रास्ता, इंडिया या स्पाइस आइलैंड्स या इंडीज़ तक पहुंचने का बहरी रास्ता उसने ढूंढ निकाला था। उसके बाद ये डेट ज़रा आप याद रखिएगा, अगर आपको 1947 तक पहुंचना है, 1947 तक पहुंचना है जिसमें पाकिस्तान बना, मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, तो सफ़र यहाँ से शुरू कीजिए। और ये भी बहुत इन शॉर्ट बता रहा हूँ। 1525 के बाद क्या हुआ? 1526 भी हुआ, 1550 भी हुआ, 1600 भी हुआ। तो लगभग ये जो 100 साल लगे थे, 100 साल में स्पेन और पुर्तगाल ने यहाँ पर अपना बिल्कुल बेहतरीन कब्ज़ा कर लिया था। अब कोई जो है यहाँ पर नहीं मार सकता था। लेकिन यहाँ पर इनका एक मुखालिफ भी था इसी टाइम पीरियड में। वो कौन था? वो इंग्लैंड था। तो इंग्लैंड के भी यहाँ से शिप्स जो है वो आते रहते थे, क्योंकि रास्ता तो 1498 में वास्को डी गामा ने ढूंढ ही लिया था, बहरी रास्ता स्पाइस आइलैंड्स तक पहुँचने का, इंडिया पहुँचने का।
तो इनको भी पता लग गया था, पीछे पीछे इंग्लैंड वाले भी आ रहे थे फ्रेंच भी आ रहे थे, ये सब भी आ रहे थे। तो अजीब सा मैदान जंग बना हुआ था ये इंडियन ओशन, ये जो इंडियन ओशन है ये मैदान जंग बना हुआ था। यहाँ पर पुर्तगालियों, स्पेन, फ्रेंच, इंग्लैंड, इनकी आपस में जंगें चलती रहती थी। बहरहाल इंग्लैंड जो है धीरे 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 उसने जो है वो कमज़ोर करना शुरू कर दिया, किसको? पुर्तगाल को और स्पेन को। इन समंदरों में, इस समंदर में जहाँ जहाँ इनके आइलैंड्स थे, जहाँ जहाँ इनकी सेटलमेंट्स थी, जहाँ जहाँ इनके कब्ज़े थे, इन्होंने धीरे धीरे इसको वीक करना शुरू कर दिया। इसी टाइम पीरियड में याद रहे 1498 से लेके 1600 के टाइम पीरियड के दौरान जो है वो पुर्तगाली और स्पेनिश जो हैं, पुर्तगाली ख़ास तौर पे, स्पेन नहीं, पुर्तगाल की बात ज़्यादा करूँगा, तो पुर्तगाल जो है उसने यहाँ पर इंडिया में भी जो है वो जगह जगह अपने कब्ज़े कर लिए थे। ठीक है, जगह जगह इन्होंने अपने कब्ज़े कर लिए थे, लेकिन बहुत थोड़े एरिया में, क्योंकि इस टाइम के अंदर 1498 से 1525 और 1600, ये 1498 से 1600 के दरमियान आपको पता है पहले दिल्ली सल्तनत चल रही थी इंडिया के अंदर। ठीक है, मुग़ल डायनेस्टी आई थी, 1206 में आई थी मुग़ल डायनेस्टी। उसके बाद जो है वो खिलजी डायनेस्टी आई थी, तुगलक डायनेस्टी आई थी, सैयद डायनेस्टी आई थी, लोधी डायनेस्टी आई थी, और 1526 में इंडिया में 1526 में मुग़ल डायनेस्टी शुरू हुई थी। तो यहाँ पर पूरे इंडिया पे कब्ज़ा करना इनके लिए मुमकिन नहीं था, पुर्तगालियों के लिए। इस टाइम पीरियड में 1498 से लेके 1600 के दरमियान इंडिया में मुग़लों की हुकूमत चल रही थी, और इससे मुग़लों ने किससे हुकूमत ली थी? लोधी डायनेस्टी को शिकस्त दे के, इब्राहिम लोधी को शिकस्त दे के, मोहम्मद ज़हीरुद्दीन बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई में। बहरहाल तो बताने का सारा सिनेरियो मकसद ये है कि अब यहाँ पर इन्होंने, पुर्तगालियों ने अपनी सेटलमेंट्स इंडिया में भी बनाई थी, अपनी फैक्ट्रीज़ इंडिया में भी बनाई थी, लेकिन साहिली इलाकों में बस। इंडिया का मैप भी अभी मैं बनाऊंगा आगे चल के, ताकि आपको वो समझ में आ जाए। तो यहाँ से जब इंग्लैंड चलता था, यहाँ पहुँचता था, जगह जगह इसको पुर्तगाली जहाज़ मिलते थे, बहरी जहाज़, और इनकी जंगें यहाँ पर चलती रहती थी। याद रहे 1600 से पहले 1598, 1580, 1590, 1600, ये जो टाइम पीरियड था ना, इसके अंदर कंपनी नहीं बनी थी। जहाज़ सिर्फ आते थे, तिजारती जहाज़ आते थे। बाकायदा कंपनी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी, वो 1600 में बनी थी। ये टाइम पीरियड नोट कर लीजिए, ईस्ट इंडिया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो इंग्लैंड की थी, इसका ये टाइम पीरियड इसमें बनी थी। बहरहाल इससे आगे फिर सफ़र शुरू होता है 1600 से। 1600 में याद रखना है मुग़लिया हुकूमत चल रही है। 1605 में अकबर बादशाह का इंतकाल हो जाता है, और 1605 से 1627 तक जो है वो मुग़ल बादशाह जहांगीर का टाइम पीरियड चलता है। ये बड़ा अहम टाइम पीरियड होता है, क्योंकि यहाँ पर 1605 से 1627 तक मुग़ल बादशाह जहांगीर का जो टाइम पीरियड चल रहा है, इसके अंदर जो है वो मुग़ल बादशाह जहांगीर साहब ने जो है वो पुर्तगालियों को भी इजाज़त दी कि चलो भाई तुम भी अपनी फैक्ट्रियाँ बना लो, हमसे ट्रेड करो, क्योंकि तिजारत करने आए थे ना, ऐसे कोई मसला था ही नहीं। यूरोपियंस जो आ रहे थे वो तिजारत करने आ रहे थे, बोल रहे थे बादशाह सलामत, हम यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, आपको भी आपका हिस्सा देंगे, जो टैक्स देंगे। जैसे हर मुल्क के अंदर गैर मुल्की कंपनियाँ आती हैं, पाकिस्तान में भी आती हैं, इंडिया में भी आती हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट करती हैं, और यहाँ पर जो मुनाफा कमाती हैं उसमें मौजूदा हुकूमत को भी अपना मुनाफा देती हैं और ख़ुद भी रखती हैं। तो ये इसको फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ये फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो करने के लिए यहाँ पर आ रहे थे पुर्तगाली, तो मुग़ल बादशाह को भी उसका शेयर मिल रहा था कि वो ट्रेड कर रहे थे। और इसी टाइम पीरियड में इंग्लैंड के लोग भी यहाँ पर आए, उन्होंने भी बादशाह सलामत से ताल्लुकात बढ़ाने शुरू किए। बहरहाल आगे सिलसिला चलता गया। तो यहाँ पर इंडिया पहुँच गए कौन? पुर्तगाली इंडिया पहले पहुँच गए, उसके बाद इंग्लैंड के लोग भी इंडिया पहुँच गए, फ्रांसीसी भी आए, फ्रेंच भी आए। ये बात मत भूलिएगा, आगे चल के आपको पता लगेगा कि फ्रांसीसियों की, फ्रेंच और इंग्लिश, इनकी आपस में बड़ी जंगें चली थी, बहुत ज़्यादा जंगें हुई थी। ठीक है, तो पहले इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो मुकाबला किया इंडिया में, किसके साथ किया? पुर्तगालियों के साथ। नंबर 1 उनको शिकस्त दी। दूसरे नंबर पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको
शिकस्त दी। फ्रेंच जो हैं, फ्रांसीसी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको भी शिकस्त दी। और तीसरे नंबर पर ये याद रख लें ताकि आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का क्लियरली पता लगे कि उसने कौन कौन से मसलों को यहाँ पे मुंह दिया। तीसरे नंबर पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो लोकल यहाँ पर सिख मौजूद थे, लोकल्स जो मकामी लोग थे, इनमें सिख मौजूद थे, इनको भी हराया। मराठा, ये एक कौम आबाद थी, मराठा, इसको भी हराया। राजपूत, एक और कौम आबाद थी, राजपूत को भी हराया। और उसके बाद जो है जट्स, ये मौजूद थे, जट्स कौम, इनको भी हराया। और मुस्लिम्स, इनको भी हराया। और मुग़ल्स फाइनली, इनको भी हराया। अब आप बोलेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिखों को हराया, मराठा कौम इसको हराया, राजपूत कौम इसको हराया, जट्स जो हैं इनको हराया, मुस्लिम्स और मुग़ल तो मुस्लिम ही थे तो इनको अलग अलग करने की क्या ज़रूरत थी। दो किस्म की हुकूमतें उस वक्त चल रही थी इंडिया में इस टाइम पीरियड के दौरान। ये मैं आपको बता दूं, धीरे धीरे जो है वो ये सिस्टम हो रहा था। 1600 से 1700 और 1700 से 1800, ये जो टाइम पीरियड है, या फिर मैं ये कहूँ कि 1600 से लेके 1857 तक, 1857 तक ये जो टाइम पीरियड है, 1600, 1700, 1800, 1857, ये तकरीबन 350 साल का टाइम पीरियड है या 250 साल का टाइम पीरियड है। 17-18 250 साल का ये टाइम पीरियड है, बड़ा अहम है, 1600 से लेके 1857 तक। तो ये मुसलमानों की भी यहाँ पर स्टेट्स थी और मुग़ल्स की भी स्टेट्स थी। मुग़ल नो डाउट मुसलमान थे और मुस्लिम स्टेट्स ये कौन कौन सी हो गई, इसकी डिटेल मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। बहरहाल तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो पुर्तगाली इनको हराया, जो लोकल्स थे इनको भी हराया। अब सिख जो हैं इनको कैसे हराया, मराठा, राजपूत, जट्स, मुस्लिम्स, मुग़ल्स, इनको कैसे हराया। अब ये सारा सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। और जब इनको हराया तो सिखों की जहाँ हुकूमत थी इंडिया में, अब इंडिया का नक्शा थोड़ा सा बना लूँ मैं। अब ये ज़रा वो इलाके आप नोट कर लीजिएगा, टाइम पीरियड कौन सा है और इलाके कौन कौन से हैं, ज़रा इसको नोट कर लीजिएगा। सिख जो हैं इनकी पंजाब पर हुकूमत थी। तो जब सिखों को हराया अंग्रेज़ों ने तो पंजाब को कैप्चर किया। ठीक है, अब पंजाब का मतलब सिर्फ ये नहीं है, सिखों की हुकूमत सिर्फ पंजाब पर ही नहीं थी, पंजाब के साथ जो है वो आपका KPK लगता है वहाँ पर भी, ठीक है, कश्मीर भी लगता है, ये बात मत भूलिएगा। ये सब टुकड़ा जो है वो पंजाबी कहलाता था पहले। उसके बाद जो जट्स हैं ये किस जगह पे थे, नॉर्दर्न इंडिया पे, नॉर्दर्न इंडिया जिसको हम कहते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये नोट कर लीजिए। अब ये नक्शा बनाऊंगा ना पूरा इंडिया का, आपको मैप बनाना पड़ेगा ताकि क्लियरली आपको बात समझ में आए, इतना आसान नहीं है ये। तो जट्स यहाँ पर थे उत्तर प्रदेश में, सिख कहाँ पर थे, पंजाब साइड पे, मराठा कौम ये कहाँ पे थी, मराठा एम्पायर, ये बहुत बड़ा एम्पायर था, ये गुजरात में भी थे, ये राजस्थान में भी थे, राजस्थान में भी थे, ये महाराष्ट्र में भी थे, महाराष्ट्र HTRA, ठीक है, ये इंडियन स्टेट्स हैं, अभी भी इंडिया की रियासतें हैं ये। तो इन सब जगहों पर ये मराठा आबाद थे। मुग़ल कहाँ थे, मुग़ल बेचारे, इनका अब ये टाइम हो गया था कि 1600 से 1700, यार इंक मत ख़त्म हुआ करो, एक तो इससे परेशानी हो जाती है बड़ी, इतने सारे मार्कर हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है इनका। चलें भाई, अब करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। असल में मेरी बेटियां जो है ना छोटी छोटी सी हैं,
तो उनका मौका लग जाता है घुसने का, तो वो मार्कर उठाती हैं और उसके बाद मार्करों का काम तमाम होता है, बोर्ड का काम तमाम होता है। क्या करें, अब तो पता बेटियां इतनी प्यारी होती हैं भाई, उनको तो अब रोका नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो बाबा नहीं होते तो उनका दाव चल जाता है रूम के अंदर। तो उसके बाद वो मुझे पता नहीं चलता कि ये मार्कर भी ख़त्म होते हैं या फिर ये मार्कर जो है बेचारे टूट फूटे हुए होते हैं। बहरहाल तो अब चलते हैं। तो मुग़ल्स जो हैं इनकी अजारादारी 1600 से 1700 और 1800 तक ये हो गया था मुग़ल्स का हाल कि मुग़ल्स बेचारे सिर्फ दिल्ली तक रह गए थे। बस दिल्ली अपने दारुल हुकूमत में मुग़ल रह गए थे। बाकी पूरे इंडिया में जो है ना, वो जैसे ये आपको इतना बड़ा सा ये बोर्ड नज़र आ रहा है ना, इस बोर्ड के अंदर ये आपको नज़र आ रहा है, ये सिर्फ दिल्ली रह गया था। बाकी ये पूरा जो है वो कब्ज़ा हो चुका था। कब? 1800 तक। 1800 तक पूरा जो है वो इंडिया के ऊपर, ये समझ लें बोर्ड जो है वो इंडिया का मैप है। ये दिल्ली यहाँ पर मुग़ल बैठे हैं बस। और अब यहाँ पर ये पूरा बोर्ड, अगर हम इंडिया का नक्शा मैप कंसीडर करें, ये इंडिया है, तो नॉर्दर्न साइड पे आपको पता है टॉप पे नॉर्थ होता है। नॉर्दर्न साइड पे जो है वो जट आ गए थे, और वेस्ट ये साउथर्न साइड पे ये साउथ लगता है, ठीक है, नॉर्थ और ये साउथ, और ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो यहाँ पर बैठे हुए थे नॉर्थ वाली साइड पे, दिल्ली में सिर्फ मुग़ल बैठे हुए थे बस। बाकी क्या हो रहा था, बाकी सिख इनका कब्ज़ा था, जट इनका कब्ज़ा था, मराठा इनका कब्ज़ा था, मुग़ल बेचारे सिर्फ दिल्ली में बैठे हुए थे। और मुस्लिम्स जो हैं इनका कब्ज़ा था। समझ में आ रही है बात आपको? चलें अब टू द पॉइंट, हम उस जगह पे चलते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? ये टाइम पीरियड याद रखिएगा, 1600, 1700, 1800। ग्रेजुअली जो है वो मुग़ल कमज़ोर हो रहे हैं। पहले इस पूरे इंडिया पर मुग़लों की हुकूमत थी। नॉर्थ साइड पे भी, साउथ साइड पे भी, ईस्ट साइड पे भी, वेस्ट साइड पर भी मुग़लों की हुकूमत थी। जितने इंडिया के सूबे थे, जितने इंडिया के इलाके थे, वहाँ पर मुग़लों की हुकूमत थी। सपोज़ करते हैं कि ये जो इंडिया के सूबे थे, यहाँ पर था कौन? मुग़ल बादशाह की तरफ से गवर्नर वहाँ पर एक नाफिज होता था। अब ये ज़रा टेक्निकल बात समझिएगा। हम यहाँ पर सपोज़ करते हैं कि अगर उस वक्त इंडिया के 18 सूबे थे या 20 सूबे थे, ठीक है, इंडिया बहुत बड़ा था, तो ये 18-20 जो सूबे थे, बीच में ये तो दारुल हुकूमत था, कैपिटल। बाकी ये 18-20 जो सूबे थे मुग़ल हुकूमत के, हर सूबे का एक गवर्नर होता था। अब ज़रा गवर्नर की हैसियत को याद रखिएगा कि गवर्नर जो है उसके पास फ़ौज भी है। गवर्नर अपने सूबे का बादशाह है, आप ये समझ लीजिए। ये सारे गवर्नर जो हैं ये किसको जवाब दे हैं? जो बीच में मुग़ल बादशाह बैठा हुआ है दिल्ली में, इसको जवाब दे हैं। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये जितने सूबे हैं इन सब में गवर्नर बैठे हुए हैं, हर गवर्नर की अपनी फ़ौज है। और ये सारे गवर्नर किसने लगाए हैं? मुग़ल बादशाह ने लगाए हैं। और हर गवर्नर की अपनी फ़ौज है। अब इंडिया क्योंकि इतना दूर है, तो यहाँ पर जो एक सूबा है कोने में, वहाँ का जो गवर्नर है उसने गद्दारी कर दी। आप ये सोच रहे हैं ना कि ये अंग्रेज़ों ने मुग़ल्स को तो हराया, ये मुस्लिम्स को कैसे हराया? तो ये वो मुस्लिम्स हैं जिन्होंने मुग़ल बादशाह के साथ गद्दारी की। इतना दूर एक सूबा है, वहाँ का गवर्नर है, तो उसने गद्दारी कर दी। उसने बोला कि भाई ये जो मेरा सूबा है ना, मैं अब यहाँ का गवर्नर नहीं हूँ, मैं यहाँ का मालिक हूँ। फ़ौज को अपने साथ मिला लिया। अच्छा, यहाँ जो एक सूबा है, यहाँ का जो गवर्नर है उसने बोला कि मैं यहाँ का मालिक हूँ। यहाँ जो सूबा है, यहाँ का जो गवर्नर है उसने बोला मैं यहाँ का मालिक हूँ। अब इत्तलात पहुँच रही हैं दिल्ली में मुग़ल बादशाह के पास। मुग़ल बादशाह क्या करेगा? ज़ाहिर सी बात है, बाकी इंडिया तो उसके पास है ना, बाकी गवर्नर तो उसके साथ है ना, बाकी की फ़ौज तो उसके साथ है ना। तो वो क्या करेगा? यहाँ से थोड़ी फ़ौज निकाल के इसके पास जाएगा, इस पर हमला करेगा, इस बागी को जो है वो इससे दोबारा अपना इलाका लेगा, यहाँ पर आएगा,
इस सूबे के गवर्नर से मुकाबला करेगा, इससे दोबारा अपना इलाका लेगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ज़रा बात को समझिएगा, इस टेक्निकल चीज़ को समझिएगा, ठीक है। तो मुग़ल बादशाह 1600 से लेके 1700-1800 के दरमियान यही कर रहे थे, ठीक है। और इस तरह दोबारा से रिकैप्चर करते थे अपने कैप्चर्ड इलाकों को, जहाँ उनके गवर्नर हुकूमत करते थे उनके नाम पर। अब ये सिस्टम 1600 से 1700 के दरमियान चल रहा था। अब इस पूरे इंडिया पर ये कौमें भी तो आबाद हैं, सिख भी आबाद हैं, जट भी आबाद हैं, मराठे भी आबाद हैं, ठीक है। धीरे धीरे इन्होंने भी ताकत पकड़नी शुरू की, और ये जो मुसलमान गवर्नर थे, इन्होंने इनको साथ मिलाना शुरू कर दिया, और ये आपस में मिलना शुरू हो गए। सिख भी, जट भी, मराठे भी, मुसलमान भी। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुग़ल बादशाह के ख़िलाफ़ जो है वो काम करना शुरू कर दिया। प्लस 1600 से ही और 1700 के दरमियान अंग्रेज़ भी आना शुरू हो गए, एक और पार्टी आ गई, फ्रेंच भी आना शुरू हो गए, पुर्तगाली तो आ ही चुके थे। तो अजीब सी खिचड़ी पकी हुई थी यहाँ पर। मुग़ल बादशाह बीच में बैठा हुआ है, पावरफुल तो है नो डाउट, लेकिन उसको इस सारे इलाके को कैप्चर करके रखना इसके लिए बड़ा ही मुश्किल होता था, इतना आसान नहीं था। तो एक मुसलमान गवर्नर की बगावत को वो कुचलता था, तो पता चलता था यहाँ से सिखों ने जो है वो पंजाब से सर उठा लिया है, उन्होंने बगावत कर दी है। यहाँ से गुजरात, राजस्थान से राजपूत जो है वो उड़ गए हैं, महाराष्ट्र से जो है वो मराठे उड़ गए हैं, गुजरात से मराठे उड़ गए हैं, उनसे जंगें शुरू कर दी। बीच में देखें ये दिल्ली है दारुल हुकूमत, यहाँ पे बैठा हुआ। कभी आगरा भी दारुल हुकूमत रहा था मुग़ल्स का, ये बात याद रहे आपको। 2, 3, 4 जो है वो दारुल हुकूमत चेंज हुए हैं मुग़ल्स के। बहरहाल दिल्ली को अभी दारुल हुकूमत ही लेते हैं, क्योंकि आखिर में जब अंग्रेज़ ने हुकूमत की थी तब भी जो है ये फाइनली दिल्ली जो है हुकूमत रखा था अंग्रेज़ों ने भी। अभी भी आप देखें न्यू दिल्ली दारुल हुकूमत जो है इंडिया का यही है। बहरहाल तो मराठे जट्स जो हैं उत्तर प्रदेश में थे, उत्तर प्रदेश इस साइड पर है, नॉर्थ की साइड पर। इस पूरे बोर्ड को आप इंडिया का मैप कंसीडर करें। देखिए मार्कर में इंक ख़त्म हो गई है, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है अभी इंक जो है वो उसमें डालना और दोबारा लिखना, लेकिन ये कि मैं लिखूंगा यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी डेट वाइज मुझे चीज़ें आपको बतानी है यहाँ पर जो बेहद अहम है आपके लिए। इस सिनेरियो को पहले समझ लीजिए। तो ये जो जगह हमारी नॉर्थ वाली साइड पे इंडिया की, यहाँ पर उत्तर प्रदेश मौजूद है। ईस्ट वाली साइड पर यहाँ पर बंगाल मौजूद है। बंगाल बहुत बड़ा किरदार था बंगाल का, ठीक है। और ये साउथ वाली साइड पर इंडियन रियासतें, तमिलनाडु मौजूद है, केरला मौजूद है, कर्नाटका मौजूद है, ये साउथ वाली साइड पर। और ईस्ट वेस्ट वाली साइड पर, और इसी वेस्ट वाली साइड से पाकिस्तान भी बना था, ये बात याद रखिएगा। वेस्ट वाली साइड पे यहाँ पर गुजरात मौजूद था, पंजाब मौजूद था, सिंध मौजूद था, कश्मीर था, लद्दाख था, और NWFP जो पुराना नाम था KPK का, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, NWFP सूबा सरहद कहा जाता था, जिसको अब हम KPK कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा, इसका पुराना नाम NWFP था, और नॉर्मली उर्दू में इसको सूबा सरहद कहा जाता था, ठीक है। तो वो भी इसी साइड पे था, वेस्ट वाली साइड पे। यहाँ पर बादशाह सलामत बैठे हुए हैं दिल्ली में। तो बादशाह सलामत क्या कर रहे हैं, ये जो मुसलमान गवर्नर जो हैं ये बगावत कर रहे हैं, तो इनको भी पकड़ रहे हैं। बादशाह सलामत क्या कर रहे हैं, जो सिख उठ रहे हैं इनकी बगावतों को भी कुचल रहे हैं। जो जट्स उठ रहे हैं नॉर्थ साइड से, अब देखें सिख जो है वो पंजाब साइड पे हैं, तो इंडिया का ये नक्शा है, किस साइड पे होंगे, वेस्ट की साइड पर पंजाब है, बहुत बड़ा इलाका है। जट्स जो हैं उत्तर प्रदेश, मैंने आपको बताया नॉर्थर्न साइड पर हैं, यहाँ पर जट्स मौजूद, इनको मुँह दे रहे हैं मराठा बीच में, और साउथर्न और ईस्टर्न साइड पे। ये बहुत बड़ा एम्पायर बनाया था, मराठा एम्पायर कहलाता था, इनको भी मुंह दे रहे हैं मुग़ल बादशाह, और मुसलमान गवर्नरों को भी मुंह दे रहे हैं। इसके साथ साथ धीरे धीरे आगे ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब ताकत पकड़नी शुरू की, तो फिर इन्होंने मुग़ल बादशाह जो हैं इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को भी काबू किया और हराया भी। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इतनी आसानी से उसने इंडिया पे कब्ज़ा नहीं किया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको बेचारी को बड़ी तकलीफ़ें भी उठाई हैं मुग़लों ने, बाद में इनको फेंटी भी लगाई थी, ठीक है।
इनको जो है वो सज़ा भी दी थी, ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जो है वो मुग़ल बादशाह के दरबार में जाके माफ़िया मांगते थे कि साईं माफ़ कर दें, गलती हो गई, अब दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन अंग्रेज़ तो मक्कार है ना बेसिकली, तो दोबारा वो मौका देख के ये अपना काम कर जाते थे, साजिशें करके। बहरहाल ये सिचुएशन सारी की सारी चल रही थी 1600, 1700, 1800। अब बेचारा मुग़ल बादशाह कब तक चलेंगे? पहला मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर, दूसरा मुग़ल बादशाह जो है हुमायूं, तीसरा जो है वो अकबर, चौथा जो है वो जहांगीर, पांचवा जो है वो शाहजहां, और छठा जो है वो औरंगज़ेब आलमगीर। तो 1600 से लेके 1707 तक, ये 1526 से हम शुरू करें तो 1526 से लेके पहला मुग़ल बादशाह 1526 से लेके 1707 तक। अब ये हालात हो गए थे कि धीरे धीरे मुग़ल बादशाह कमज़ोर हो रहे थे। भाई कमज़ोर तो होंगे ना, कोई आपसे मुकाबला करे चाहे वो सामने वाला कितना ही कमज़ोर हो, लेकिन वो कमज़ोर शख्स जब आपसे मुसलसल मुकाबला करता रहेगा, आप कितने भी ताकतवर हों, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा आप थक जाएंगे। तो मुग़ल बादशाह जो 1526 से 1707 तक, ये जो टाइम पीरियड है, इसमें तो बड़ी मजबूत ग्रिप रखी इन्होंने। 6 मुग़ल बादशाह जो हैं, बगावतें हुई ज़रूर, सिखों ने भी की, जटों ने भी की, मराठे जो कौम है इन्होंने भी की, और मुसलमानों ने भी की, अंग्रेज़ों ने भी की, पुर्तगालियों ने भी की, लेकिन इनको इन्होंने दबाए रखा, काबू कर लिया। लेकिन कब तक काबू करेंगे? 1707 के बाद ये हाल हो गया था कि अब जो मुग़ल बादशाह अब आए, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें, 16वें, 17वें, 18वें, 19वें, 20वें, जो आखिरी 20वें मुग़ल बादशाह थे बहादुर शाह ज़फ़र दोम, तो छठे मुग़ल बादशाह तक, औरंगज़ेब आलमगीर तक इंडिया पर ग्रिप रही। लेकिन जैसे ही 1707 में औरंगज़ेब आलमगीर का इंतकाल हुआ, उसके बाद तबाही फिर गई। जो बगावतें उठी पूरे इंडिया में, जो बगावतें उठी, पंजाब से सिख उठे, उत्तर प्रदेश ये साइड से जट उठे, और ये गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र यहाँ से मराठे उठे, और बंगाल ईस्टर्न साइड पे जो बंगाल था यहाँ पर, क्योंकि टाइम पीरियड याद रखें 1707, 1526, 1600 में अंग्रेज़ आए हैं, और आए हैं धीरे 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 1707 तक, 1600 से लेके 1707 तक अंग्रेज़ों ने जगह जगह इंडिया के अंदर, ये पूरा इंडिया का मैप है ना, अभी बनाऊंगा मैप भी बना के समझाऊंगा आपको, पूरा इंडिया का जो मैप है इसके अंदर जगह जगह इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां बनाई अंग्रेज़ों ने। जहां डिप्लोमेसी की ज़रूरत पड़ी वहां डिप्लोमेसी की, जहां धोखे की ज़रूरत पड़ी वहां धोखा दिया, जहां पर जंग लड़ने की ज़रूरत पड़ी वहां अंग्रेज़ों ने जंग भी लड़ी। मतलब किसी ना किसी तरह अपना काम अंग्रेज़ों ने निकाला 1600 से लेके 1707 तक, और अपनी फैक्ट्रियों की हिफाजत के नाम पर इन्होंने किले बनाना शुरू किए, जिनको फोर्ट कहते हैं, FORT, फोर्ट। तो इन्होंने किले जो है वो बनाना शुरू किए अपनी फैक्ट्रियों के इर्द गिर्द। फैक्ट्रियाँ बनाते रहे, किले बनाते रहे, फैक्ट्रियाँ बनाते रहे, किले बनाते रहे। इस तरह धीरे धीरे इंडिया में जो है वो अंग्रेज़ फैलते चले गए, फैलते चले गए, फैलते चले गए। अंग्रेज़ों को हिम्मत नहीं पड़ी 1600 से लेके 1700, हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि मुग़ल डायनेस्टी बहुत पावरफुल थी भाई, इतनी आसानी से थोड़ी कोई सकते थे उसको अंग्रेज़। ठीक है, फिर सिख भी मौजूद हैं पंजाब में, जट को भी तो मुंह देना था। फिर इसी टाइम पीरियड के अंदर 1600 से 1707 के दरमियान फ्रेंच भी तो आए हुए थे इंडिया के अंदर, पुर्तगाली भी तो थे, इनको भी तो देखना था। तो बहरहाल 1707 के बाद अजीब सी यहाँ पर जो है ना एक चीख पुकार मच गई थी, क्योंकि अगले मुग़ल बादशाह जो आए थे 7वें, उनका जो है वो कोई भी हाल नहीं था, उसके बाद वाले थे उनका भी कोई हाल नहीं था। ये जितने मुग़ल गवर्नर थे इन सूबों के ऊपर, इन मुग़ल गवर्नरों पे, इन सूबों पर जहाँ पर मुग़ल गवर्नर तैनात थे, सिखों ने हमले शुरू किए, जटों ने हमले शुरू किए, मराठों ने हमले शुरू किए, और कुछ जगहों पर मुसलमानों ने ही बगावत कर दी, गवर्नर खुद ही अलग हो गए।
क्योंकि उन्होंने बोला मरकज़ तो कमज़ोर हो गया, दिल्ली तो कमज़ोर हो गया, मुग़ल बादशाह तो यहाँ पर अब बराए नाम बैठा है। औरंगज़ेब आलमगीर 1707 में मर गया, इंतकाल हो गया उनका, वो दुनिया से रुखसत हो गए। उसके बाद जो मुग़ल बादशाह है उनमें कोई दम ही नहीं है। उनको अय्याशियों से ही फुर्सत नहीं मिलती थी, शराबें पीने से फुर्सत नहीं मिलती थी, औरतों से फुर्सत नहीं मिलती थी। उन्होंने मुल्क का निज़ाम देखा ही नहीं कि चल क्या रहा है। आपस की खाना जंगियाँ शुरू हो गई। उसने बोला मैं हुकूमत लूँगा, उसने बोला मैं हुकूमत लूँगा। तो ये चक्कर चल रहे थे 1707 के बाद। या तो मुग़ल बादशाह आपस में लड़ रहे थे, औरंगज़ेब आलमगीर के जो बेटे थे वही तख्त के लिए आपस में लड़ रहे थे, और जो टाइम बचता था वो अय्याशियों में गुजरता था, शराब पीने में गुजरता था, औरतों में नाच गाने में गुजरता था। तो फिर यहाँ क्या होगा? बाकी जो सूबे हैं इंडिया के, जहाँ पर जो मुग़ल गवर्नर तैनात हैं, वो क्या करेंगे? वो बोलेंगे चलो भाई हम भी अय्याशी करते हैं, मज़े करते हैं, किस बात की टेंशन है। तो उन्होंने भी ये धंधे शुरू कर दिए, और धीरे धीरे उन्होंने ख़ुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया, इंडिपेंडेंस का ऐलान कर दिया। बोला भाई अब हमारा मरकज़ से ताल्लुक़ नहीं है। यही सूरत हाल सिखों ने भी देखी, जटों ने भी देखी, मराठों ने भी देखी। तो उन्होंने भी तैयारी शुरू कर दी। बोला अब तो मौका आ गया है, पहले तो हम हारते रहे हैं, अब नहीं हारेंगे। ये बड़ा अच्छा टाइम पीरियड आ गया, 1707 से लेके 1800 टाइम तक बड़ा इसमें यही हो रहा था। और अंग्रेज़ों ने भी इस सूरत हाल को देखा, फ्रेंच जो हैं उन्होंने भी देखा, ठीक है, इन सब ने इस सूरत हाल को देखा और उन्होंने बोला बड़ा अच्छा मौका आ गया अब। और एक इलाके के बाद दूसरा इलाका फ़तह करना शुरू किया, तीसरा फ़तह करना शुरू किया। वहाँ पर कौन मिला अंग्रेज़ों को? अब याद रहे, या तो मुसलमान गवर्नर कोई होगा मुग़ल हुकूमत का, उसको हराया, मुसलमान गवर्नर कोई मिला होगा हुकूमत का, उसको हराया। जैसे कि बंगाल बहुत बड़ा सूबा था यहाँ ईस्ट वाली साइड पे, ईस्टर्न साइड पे बंगाल, और उसके जो नवाब थे, नवाब सिराजुद्दौला, नवाब सिराज उद्दौला, ये कहाँ के बंगाल थे? ये कहाँ के नवाब थे? ये जो है वो क्या हो रहा है, नवाब सिराजुद्दौला। तो ये नवाब सिराजुद्दौला जो है कहाँ के नवाब थे? यानी कि गवर्नर, ये समझ लें आप कहाँ के थे? सूबा है बंगाल के, ठीक है। अभी पूरा इंडिया का नक्शा बना के आपको बताऊंगा। तो ये इस साइड पे था, ईस्टर्न साइड पे बंगाल मौजूद है। तो यहाँ पर जो है वो, और इसका कैपिटल कौन सा था बंगाल का? कलकत्ता। ये बात याद रखिएगा, बड़ी अहम नाम है ये कलकत्ता, इसको ज़हन नशीन कर लें। ये कैपिटल था बंगाल का। यहाँ पर नवाब सिराजुद्दौला गवर्नर थे। 1707 के बाद 1707 टाइम पीरियड चल रहा है। धीरे धीरे कमज़ोरी आती गई। यहाँ पर कलकत्ता में यानी बंगाल में अंग्रेज़ों का बड़ा होल्ड था। उन्होंने यहाँ पर जो है वो हमले शुरू किए। अंग्रेज़ों ने एक के बाद दूसरा हमला किया, तीसरा हमला किया। नवाब सिराजुद्दौला जो है उन्होंने उसको रिटेलिएट किया। उनको ख़बरें मिलती रहती थी भाई अंग्रेज़ जो है वो शरारतें कर रहे हैं सूबा बंगाल में, ठीक है। अब ये टाइम आ गया 1700, क्या आ गया 1756, 1756 इसमें नवाब सिराजुद्दौला ने अटैक किया अंग्रेज़ों के ऊपर और अंग्रेज़ों को हरा दिया। यहाँ पर एक बड़ा मजबूत किला था अंग्रेज़ों का, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर बड़ा मजबूत किला था अंग्रेज़ों का, विलियम कहा जाता है बंगाल में, फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम नाम से ही समझ जाइए आप, किला है। लेकिन ऐसा कोई किला नहीं है जैसा कि आपके जहन में आ रहा है, ऐसा नहीं। पूरी के पूरा ये बहुत बड़ा होता है। हेडक्वार्टर, ये हेडक्वार्टर था फोर्ट विलियम। कहाँ पर था? कलकत्ता में अंग्रेज़ों का।
यहीं पर इनकी फ़ौज थी, यहीं पर इनके सारे एमुनिशन था, वेपन था, सब कुछ यहीं पे था। ये इनका हेडक्वार्टर था। नवाब सिराजुद्दौला ने 1756 में अटैक किया, फोर्ट विलियम पे कब्ज़ा कर लिया, अंग्रेज़ों को पसपा कर दिया, अंग्रेज़ जो है वो साइड में हो गए। लेकिन एक गद्दार जो था मीर जाफ़र, अगर आपने नाम सुना हो, मीर जाफ़र, ये वो गद्दार था जिसकी गद्दारी की वजह से अगले ही साल 1757 में जंग प्लासी हुई, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें मीर जाफ़र ने बहुत बड़ी गद्दारी की और उसके नतीजे में जंग प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में जो हुई, उसमें नवाब सिराजुद्दौला जो है वो शिकस्त खा गए और शहीद कर दिए गए। इसकी गद्दारी के नतीजे में अंग्रेज़ों ने बंगाल का गवर्नर इसी को बना दिया, गवर्नर मीर जाफ़र को ही बना दिया। इसका जो महल है, आज भी आप हिस्ट्री उठा के देखें ना, तो इसके महल पर आज भी जो है वो चलते फिरते हुए लोग जो है वो थूकते हैं बाकायदा, और लिखा हुआ है कि गद्दार है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा आपसे, आप देखें बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी हुई है मीर जाफ़र, इसका महल जो है अभी भी खंडर बना हुआ है, वहाँ पर लोग थूक गुजरते हैं तो थूकते हुए गुजरते हैं, गद्दार का महल। तो ये मीर जाफ़र, इसने गद्दारी की थी, उसके नतीजे में 1757 में नवाब सिराजुद्दौला जो उनको शिकस्त हुई, और ये पहली बाकायदा, ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था इंडिया के अंदर, ये जंग प्लासी जो हुई थी, ठीक है। तो उसके नतीजे में पूरा का पूरा बंगाल सूबा जो है वो मुसलमानों के हाथ से, यानी कि मुग़लों के हाथ से निकल गया था। साल कौन सा था? 1757, मत भूलिएगा। अंग्रेज़ यहाँ पर रुके नहीं, ये बहुत बड़ी फतह थी उनकी, अंग्रेज़ यहाँ पर रुके नहीं, ठीक है। और इसके साथ ही 1764 इस बंगाल के साथ एक और बहुत बड़ा सूबा था बिहार, इसके ऊपर भी कब्ज़ा कर लिया। ये जो है वो 1764 में ये बैटल ऑफ बक्सर कहलाती है, बैटल ऑफ बक्सर। आप देखें ना, अंग्रेज़ जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे ताकत हासिल की। जिस ज़माने में ये बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी हुई है 1757 और 1764, इस टाइम पीरियड के अंदर इंडिया में दूसरी जगहों पर क्या हो रहा था, इंडिया के नॉर्थ में क्या हो रहा था, साउथ में क्या हो रहा था, ईस्ट का तो मैंने बता दिया आपको, बंगाल सूबा यहाँ पर था, और इस जगह पर वेस्ट में पंजाब है, सिंध है, KPK है, कश्मीर है, गुजरात है, ये सब यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर मकामी आबादियाँ जो थी वो ताकत पकड़ रही थी। सिख जो है वो ताकत पकड़ रहे थे, वो मुसलमान गवर्नरों पर हमले कर रहे थे और उनको काबू कर रहे थे। सिखों ने अपना एम्पायर बनाया यहाँ पर, मराठे जो हैं उन्होंने अपना एम्पायर बनाया यहाँ पर, राजपूत जो हैं उन्होंने, और मुसलमान गवर्नर जिन्होंने बगावत कर दी थी मरकज़ से, बीच में जो दिल्ली था उससे, वो अपनी हुकूमत कायम कर। अब इस सिचुएशन को आपने समझ लिया, ठीक है। पूरी पिक्चर आपके सामने आ गई, 1757 की और 1764 की पिक्चर सामने आ गई। अब इससे हमें आगे चलना है, इससे हमें आगे चलना है। अब हमें देखना है कि आखिर अंग्रेज़ों ने जटों से कैसे हुकूमत छीनी, अंग्रेज़ों ने सिखों से कैसे हुकूमत छीनी, ठीक है। और अंग्रेज़ों ने बाकी जो मुग़लिया सल्तनत की जो बाकी बची हुई जो रियासतें थी, जो सूबे थे, उनसे कैसे जो है वो अंग्रेज़ों ने हुकूमत छीनी। है पूरा मैं डेट वाइज अब लिख रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। ये सारे के सारे काम जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर कर रही थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ये सारे काम कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है। इसकी बैक पे कौन बैठा हुआ है? इंग्लैंड बैठा हुआ है। ये बात जहन में रखिएगा। इंग्लैंड में कौन है? बादशाह है। क्या सिर्फ बादशाह है? नहीं भाई, इंग्लैंड में भी जंगें चल रही थी, सिविल वार्स चल रही थी, ये मैं आपको बता दूं। इसी 1600 से 1700 के दौरान इंग्लैंड में
जो किंग था उसके ख़िलाफ़ सिविल वार चल रही थी। सिविल वार, ये भी साथ साथ अपने नोट्स में डाल लें। सिविल वार चल रही थी। क्यों सिविल वार चल रही थी किंग के ख़िलाफ़? क्योंकि किंग से बोल रहे थे कि भाई आपने सारी पावर लेके बैठे हुए हैं, आपका इंतकाल होता है आपका बेटा बादशाह बन जाता है, उसका इंतकाल होता है उसका बेटा बादशाह बन जाता है। आवाम की कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, जिसको डेमोक्रेसी कहा जाता है, जमहूरियत कहा जाता है। समझ में आ गई बात? जिसका एक इदारा है जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, जिसका एक इदारा है जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं। ये जो डिपार्टमेंट है ये किसका है? डेमोक्रेसी का, जमहूरियत। तो यहाँ पर 1600 के दरमियान पार्लियामेंट का, इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है उसका ज़हूर हो रहा था। यहाँ 3-4 जंगें हुई हैं, 4 जंगें हुई हैं मेरे ख्याल, मुझे जहाँ तक मेरे पास लिखा हुआ है। तो ये 1600 से 1700 के दरमियान आवाम और बादशाह इंग्लैंड का, इनके दरमियान भी जंगें हुई, सिविल वार्स कहलाती हैं। और इन 3-4 सिविल वॉर्स में जो है वो जो पार्लियामेंटेरियंस थे, जो डेमोक्रेसी के हक़ में थे, जमहूरियत के हक़ में थे, इनमें उन्हीं की जीत हुई। जैसे जैसे ये जीतते गए पार्लियामेंटेरियंस, यानी कि जो पार्लियामेंट का क़याम चाहते थे, जो डेमोक्रेसी चाहते थे, जो वोटिंग सिस्टम चाहते थे, जो इलेक्शन चाहते थे इंग्लैंड में, उन्हों की हुकूमत बादशाही निज़ाम जो है उसको तो ख़त्म कर दिया, लेकिन बादशाह को ख़त्म नहीं किया। आज भी देखें आप, इंग्लैंड में बादशाह मलका मौजूद है, आपको पता है, लेकिन उनका काम वो पपिट्स का काम, यानी कि उन्होंने वैसे ही अपनी रिवायात को बरकरार रखा हुआ है। एक जगह पर, छोटी सी जगह पर बादशाह को बिठाया हुआ, भाई आप हमारे घर, जैसे बाप जब बूढ़ा हो जाता है तो बेटे जवान हो जाते हैं, तो क्या करते हैं फिर? बाप को एक कोने में बिठा देते हैं, आइकन के तौर पे, सिंबल के तौर पे कि आप हमारे घर के बड़े हैं, यहाँ पर कुर्सी लगा के बैठ जाइए बस। बाकी सारा इख्तियार बाप के पास कुछ भी नहीं होता, इख्तियार सारा पावर जो है वो बेटों के हाथ में होती है। लेकिन बेटे अपने बाप को जो है वो रोल मॉडल के तौर पर, एक आइकन के तौर पर बिठा के रखते हैं। बिल्कुल इसी तरह आज पार्लियामेंट की हुकूमत है, डेमोक्रेसी है इंग्लैंड में, जमहूरियत है, ठीक है। यहाँ पर पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, अपर हाउस होता है, लोअर हाउस होता है, जैसे पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर भी है, आपको पता है, अपर हाउस है, लोअर हाउस है, ठीक है। एक को हम नेशनल असेंबली कहते हैं, दूसरे को हम सेनेट कहते हैं। आगे चल के इन पर तफसील से बात करेंगे। तो हुकूमत जो है इंग्लैंड के अंदर कन्वर्ट हो रही थी, किंग से पार्लियामेंट की तरफ हुकूमत जा रही थी 1600 से 1700 की तरफ। इस बात को आपने जहन में रखना है। तो यहाँ पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी का मामला चल रहा था इंग्लैंड इधर, तो पहले बादशाह की नज़र थी, और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है 1700, 1800, 1900, तो बादशाह की नज़र से निकलकर ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अब इसको कौन देख रहा है? अब इसको पार्लियामेंट देख रही है। 1600, 1700, 1800, 1600 से 1700 के दरमियान बादशाहत से, किंग के पास से पावर निकल के पार्लियामेंट के हाथ में पावर चली गई, ठीक है। अब पार्लियामेंट डील कर रहा है। तो जब ये 1757 की बैटल ऑफ प्लासी हुई, बंगाल निकल गया मुगलिया सल्तनत के हाथ से, नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त हो गई, तो उस वक्त जो है 1757 है, याद रहे, 1600, 1700, किंग से हुकूमत निकल के पार्लियामेंट के पास चली गई है, पार्लियामेंट का अमल दखल है। अब इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है, उन्होंने बोला ईस्ट इंडिया कंपनी को, भाई बात सुनो, आप तिजारत करने गए थे, ओके फ़ाइन, आपने सारे मामलात कर लिए, आप हमें हर साल जो है वो रेवेन्यू भी भेजते हैं, सब कुछ करते हैं, आप हमारे मुल्क की सिर्फ एक कंपनी हो, आपको इख्तियार दिया गया एक हद तक आर्मी रखने का और ये सब कुछ, ओके फ़ाइन, बिल्कुल सही है। आपने इंडिया में जो है वो ट्रेड के साथ साथ आपने इंडिया के एक सूबे के ऊपर, बंगाल के ऊपर, वहाँ हमला भी कर दिया और उसको शिकस्त देके पूरे बंगाल पर कब्ज़ा कर लिया। कर क्या रहे हो भाई, ये तो बताओ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बड़ा होता था उसको हम गवर्नर कहते हैं, सिर्फ गवर्नर। आपको याद है 1947 में आखिरी जो वाइस रॉय ऑफ इंडिया था, लॉर्ड माउंटबेटन, गवर्नर जनरल जो था, लॉर्ड माउंटबेटन का नाम तो सुना होगा ना, आखिरी जो
वाइस रॉय था, आखिरी जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन 1947 में। ये गवर्नर जनरल जो कि इंडिया को संभाल रहा था, इंडिया के सारे अफेयर्स को ये गवर्नर जनरल देख रहा था, किसके बिहाफ पर? इंग्लैंड के बिहाफ पर। तो ये गवर्नर जनरल सारे मामला देख रहा है इंडिया के। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो शुरू आखिरी था, लॉर्ड माउंटबेटन, जो वाइस रॉय था, जो इंग्लैंड का नुमाइंदा था, तो ये शुरू कब हुआ ये ज़रा समझिए। ये शुरू कब हुआ? पूरे इंडिया पे कब्ज़ा तो बाद में हुआ ना। ये शुरू जब हुआ, गवर्नर जनरल का सिस्टम ये जब शुरू हुआ, जब इंग्लैंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू इंडिया के पहले सूबे को बाकायदा कैप्चर किया 1757 में। बंगाल बहुत बड़ा सूबा था, इतना बड़ा सूबा बंगाल के इसके दो हिस्से किए गए हैं, एक मशरकी बंगाल है, एक मगरिबी बंगाल है। आपको पता है पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था 5 सूबे थे, एक बंगाल था। वो जो बंगाल था ना, वो क्या था? वो मशरकी बंगाल था। मगरिबी बंगाल अभी भी इंडिया का हिस्सा है। इतना बड़ा बंगाल था, तो बहुत बड़ा काम था ये, कोई हल्का काम नहीं था जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, जो बंगाल को कैप्चर कर लिया। समझ में आ गई बात? तो पीछे जो पार्लियामेंट बैठी हुई थी उसने हिलाना शुरू कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर्स को, भाई क्या कर रहे हो और ये कैसे कर रहे हो? सर हम तो ये कर रहे हैं। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, अब जो है आपको पूरा हिसाब किताब इस सूबे का देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1757 के बाद और 1764 के बाद ये जो टाइम पीरियड था, इसमें बाकायदा जो है वो पार्लियामेंट का अमल दखल शुरू हो गया। पार्लियामेंट ने गवर्नर जनरल जो है वो नाफिज कर दिया। गवर्नर जनरल, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। गवर्नर जनरल सिस्टम जो है वो यूके पार्लियामेंट ने, इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने सिस्टम शुरू कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि भाई हम गवर्नर जनरल भेज रहे हैं, हमारा नुमाइंदा है, और ये आके इंडिया में देखेगा कि आप कर क्या रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला इंग्लैंड की पार्लियामेंट में, हम अपना नुमाइंदा भेज रहे हैं गवर्नर जनरल बना के, और ये जो है वो देखेगा कि आप कर क्या रहे हैं, आपके मामलात को देखेगा, और आपने इसको ओबे करना है, आपने इसकी बात को मानना है। अगर तो आपने इसकी बात नहीं मानी तो आप कुछ भी कर लें, आप इंग्लैंड से मुकाबला नहीं कर सकते, आप हमसे गद्दारी करेंगे, आप एक कंपनी है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको उड़ा दिया जाएगा सेकंडों में, आपकी ये हैसियत है। ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पार्लियामेंट ने ये बोल दिया। तो जो बड़े बड़े थे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनको कहा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, तो वो अलर्ट हो गए। उन्होंने बोला यार मामला ख़राब हो गया, अभी पार्लियामेंट का अमल दखल आ गया है, गवर्नर जनरल आ गया है, और इसके साथ इसके 2-3 मेंबर भी हैं, तो अब हमें इनको साथ साथ अपडेट करना पड़ेगा, ताकि पीछे इंग्लैंड में जो पार्लियामेंट है उसको पता लगता रहे कि हम यहाँ कर क्या रहे हैं। बहरहाल बंगाल पे कब्ज़ा हो गया, बिहार पे भी कब्ज़ा हो गया, अब और कब्ज़े होना बाकी है। सारा सीनेरियो ज़रा आपको पता होना चाहिए। गवर्नर जनरल ये जो था, इसका नाम क्या था, ये बड़ी टेक्निकल बात। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था ये? नहीं भाई, नहीं नहीं। इंडिया पर तो अभी इंग्लैंड ने हुकूमत, इंडिया तो पूरा कैप्चर ही नहीं हुआ ना। इंडिया के जो 18-20 सूबे हैं उनमें सिर्फ एक सूबे पे अभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्ज़ा किया है, 2 सूबों पे, जिसको बिहार और बंगाल कहते हैं। अभी तो पूरा इंडिया बाकी है। तो इन्होंने जो गवर्नर जनरल बना के भेजा पार्लियामेंट ने, ठीक है, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। बल्कि आप मानेंगे इस बात को कि वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं था। बंगाल इतना बड़ा था कि पूरे तरीके से अभी कैप्चर नहीं कर पाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी इसको, ये बात याद रहे। बहुत बड़ा बंगाल था, सिर्फ एक सूबा इंडिया का। इंडिया पूरा कितना बड़ा होगा? तो बंगाल अभी पूरा कैप्चर होना बाकी था। तो ये जो था असल में, ये क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम जो कि अंग्रेज़ों का क्या था? हेडक्वार्टर। कहाँ पर था ये? कलकत्ता में। कलकत्ता कहाँ पर है? बंगाल में। ये एक फोर्ट नहीं था, 3 बड़े फोर्ट थे
ईस्ट इंडिया कंपनी की, ये बात याद रखिए। एक जो फोर्ट था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो बंगाल में था, इसका नाम था फोर्ट विलियम। एक जो फोर्ट था वो था मद्रास में, मद्रास, इसका मौजूदा नाम चेन्नई है, ठीक है। मद्रास ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु, इंडिया की रियासत है तमिलनाडु। इसमें यहाँ पर भी इनका इसी तरह का एक और हेडक्वार्टर था, ठीक है। उसका नाम था सेंट जॉर्ज, फोर्ट जॉर्ज था या सेंट जॉर्ज था, फोर्ट जॉर्ज, हाँ फोर्ट जॉर्ज, नोट कर लीजिए। पहला फोर्ट कलकत्ता में बंगाल में फोर्ट विलियम, दूसरा फोर्ट फोर्ट जॉर्ज कहाँ पर? मद्रास में। तीसरा फोर्ट जो था वो था बॉम्बे में, फोर्ट बॉम्बे के नाम से। रियासतों को याद रखिएगा, कलकत्ता जो है वो बंगाल में था और मद्रास जो है वो तमिलनाडु में है, और ये फोर्ट बॉम्बे जो है, बॉम्बे किसके अंदर है? ये है आपका महाराष्ट्र, जो इंडिया की रियासत है। इंडिया का मैप भी यहाँ बनाऊंगा अभी, अगर इस मार्कर ने इजाज़त दी तो। सारी चीज़ें आपको जहन में आ रही हैं। तो पहला गवर्नर जनरल जो है वो बना था फोर्ट विलियम का, कब? 1757 की जंग, 1757 में जब बंगाल कैप्चर हुआ, 1764 में बिहार कैप्चर हुआ, और ये जो गवर्नर जनरल फोर्ट विलियम का बनाया गया था ये था 1773 में। पहला गवर्नर जनरल वैरेन हेस्टिंग्स, वैरेन हेस्टिंग। अब ज़रा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यूज़ में कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है, पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वैरेन हेस्टिंग्स था। नहीं भाई, पहला गवर्नर जनरल वैरेन हेस्टिंग्स नहीं था। वैरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल तो था, लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम था पहले, और फिर बाद में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये बना था। क्लियर हो गई ये बात? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बाद में आया है। पता है कब आया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? 1833 में। अब देखें 1773, 1833, ये लगभग कोई 50 साल हैं जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को कैप्चर किया, बिहार को कैप्चर किया, सिंध को कैप्चर किया, केपीके को कैप्चर किया, कश्मीर को कैप्चर किया, लद्दाख को कैप्चर किया, महाराष्ट्र को कैप्चर किया, ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, और जो है वो ये जो प्रदेश बोल रहा हूँ ना, ये 5 के करीब इंडिया की रियासतें हैं। हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, और मध्य प्रदेश है, और जो है वो आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, ये 5। महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, केरला है, ठीक है, ये सारे, सिक्किम है, ये जो सारे आपके सामने मैं नाम ले रहा हूँ, इन पर कब्ज़ा काफ़ी हद तक हो चुका था। कब तक? 1833 तक। यानी कि लगभग इंडिया पर कब्ज़ा 1833 तक जो है वो कर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब ज़रूरत थी पार्लियामेंट को कि गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से आगे बात बढ़े और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लगाया जाए। तो 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहला आया। पार्लियामेंट, याद रहे, कोई भी जब कानून नाफिज करती है ना तो उसका बाकायदा नाम होता है। ऐसे नहीं होता अपनी मर्जी से कुछ भी कर दिया पार्लियामेंट ने, नहीं, ऐसा नहीं होता, बाकायदा कानून पास होता है। तो 1773 में जब वैरेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, तो यहाँ पर एक कानून बनाया था, एक बिल पास किया था जिसके तहत ये सब कुछ हुआ था। ऐसे नहीं हुआ था कि पार्लियामेंट से कोई भी उड़ गया, उसने बोला चलो भाई वैरेन हेस्टिंग साहब आपको जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम बना दिया है या बंगाल का बना दिया है। नहीं, ऐसा नहीं होता, बाकायदा बिल पास होता है, ठीक है। पार्लियामेंट के अंदर जो है वो लोग जो बैठे हुए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, वो क्या करते हैं, वो एक कानून बनाते हैं और कानून बनाने के बाद वो कानून फिर पास होता है आगे। तो ये जो कानून इन्होंने बनाया जिसके तहत गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम बना, ये जो कानून पार्लियामेंट ने बनाया
जिसके तहत गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिहार बना। इस कानून का नाम क्या है जो कि 1773 में आया था? इसको हम कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब जो 1833 में कानून आया, पार्लियामेंट ने एक और कानून बनाया, एक और एक्ट बनाया, एक और कानून बनाया, जिसके तहत उन्होंने अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और बिहार को छोड़ के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो बनाना था 1833 में। उसका क्या नाम था? उसका नाम था चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट नोट्स में डाल लें। ये जो कानून आया था 1833 का चार्टर एक्ट जो है, ठीक है, इसके तहत क्या बना था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। और कौन बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ये बात याद रखिएगा। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1833 चार्टर ऑफ एक्ट के कानून के तहत ये कानून बना, पास हुआ चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जिसके तहत अब जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नामजद होने थे। और इस कानून के तहत 2 साल बाद 1835 में फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग को जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1947 में लॉर्ड, और इनका पूरा नाम है लुइस माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। इसी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को आगे एक और टाइटल दिया गया, वाइस रॉय ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, सारी पिक्चर हो गई क्लियर। अब ज़रा आगे चल के इनकी ज़रा मैं डेट्स आपको लिखवा दूं, क्योंकि ये बेहद अहम है। इंडिया में जो हुकूमत की ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अब ये ज़रा हम ये भी इस टेक्निक को भी आप समझ लीजिए। दो तरह की हुकूमत थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है, इंडिया में। किस तरह की? एक तो थी एनेक्स्ड रीजन्स, और दूसरी थी प्रिंसली स्टेट्स। ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी, यहाँ पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत थी, और जो एनेक्स्ड रीजन्स थे यहाँ पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत थी। क्या है ये भी एनेक्स्ड रीजन्स जो हैं ये भी इंडिया के ही इलाके थे, और ये प्रिंसली स्टेट्स थी ये भी इंडिया के ही इलाके थे। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या था? एक होता है डायरेक्ट कंट्रोल। डायरेक्ट कंट्रोल, ये जो एनेक्स्ड रीजन्स थे ना सारे के सारे, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का डायरेक्ट कंट्रोल था। वहाँ पर इनके ऑफिसेस थे, वहाँ पर इनके दफातर थे, वहाँ पर इनकी आर्मी थी, वहाँ पर इनका पूरा कंट्रोल था। खुद ही ऑर्डर देते थे, खुद ही वसूली करते थे। देखिए मसला क्या था? माल कमाना था ना, पैसे, टैक्स, रेवेन्यू, यही जनरेट करना था। आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क पे हमला करते हैं तो वहाँ जाके क्या मट्टी खाने के लिए हमला करते हैं? नहीं भाई,
अंग्रेज़ मट्टी खाने थोड़ी कोई आए थे कि इतने बड़े इलाके फतह कर लिए, चलो मट्टी खाएं यहाँ की। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। माल के लिए। माल किन से मिलेगा? आवाम से मिलेगा। किससे मिलेगा? टैक्सेस के ज़रिए मिलेगा। तो ये जगह जगह टैक्स लगा रहे थे, ये टैक्स वो टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स, इस तरह से, और ये रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे। या तो ये रेवेन्यू कलेक्शन का काम या टैक्स कलेक्शन का काम जिन इलाकों में खुद कर रहे थे, जहाँ इन्होंने कब्जे किए थे, वो इनके कहलाते थे एनेक्स्ड रीजन्स। और कुछ जगहों पर कुछ रियासतें ऐसी थी जिन्होंने बोला भाई आप हम पे हमला ना करें, आप हम पे हमला ना करें, हमें हुकूमत यहाँ पे करने दें। ज़रा इस टेक्निक को समझिए। अंग्रेज़ों को बोला कि भाई आप हमारी रियासत पे हमला ना करें, क्योंकि पूरी मुगलिया हुकूमत तो तितर बितर हो गई ना, रियासतों में सूबों में टूट फूट गई, जिसका जो बस चला उसने वहाँ अपनी हुकूमत बना ली। अब ये ढेरों ढेर जो रियासतें थीं, लगभग 500 के करीब ऐसी रियासतें बन गई थी, 500 के करीब, छोटी बड़ी 500 के करीब ऐसी रियासतें थीं। वो रियासतें जहाँ पर अभी अंग्रेज़ों ने हमला करना था, ये बात याद रहे। ये तो वो सूबे थे, वो रियासतें थीं जहाँ पर अंग्रेज़ हमला करके कब्ज़ा अपना कर चुका। ये 500 के करीब रियासतें वो थीं जहाँ पर अभी अंग्रेज़ ने हमला करना था, लेकिन ये 500 के करीब रियासतें जो थीं ये आपस में भी लड़ रही थीं। इनको एक दूसरे से भी ख़तरा था और इनको अंग्रेज़ों से भी ख़तरा था। तो ये इन्होंने क्या किया, इन रियासतों के जो राजा महाराजा और नवाब थे, या तो राजा होते थे अगर हिंदुओं की रियासत है, और मुसलमानों की रियासत होती थी तो वहाँ नवाब होते थे। तो ये राजा और नवाब जो है ये करते क्या थे, क्योंकि ये देख रहे थे कि अंग्रेज़ तो आ रहे हैं हमला करने के लिए, तो ये खुद ही अंग्रेज़ के पास चले जाते थे, उनके पैर पकड़ लेते थे, बोलते थे माई बाप आप ऐसा करें, आप हमें अपनी सरपरस्ती में ले लें कि हम पे अगर कोई हमला करे तो आपने हमें प्रोटेक्ट करना है कि हमारी हुकूमत हमारे हाथ से ना जाए। ये प्रिंसली स्टेट्स, हमारी हुकूमत हमारे हाथ से ना जाए। अगर कोई हम पे हमला करता है तो अंग्रेज़ बोलेगा ठीक है भाई, हम भी हमला ही करने वाले थे लेकिन हम हमला नहीं करते, तो हमारा जो मकसद है आप हमला करके माल कमाना, तो आप वो हमारा मसला हल कर दो। जो काम हम वहाँ कब्ज़ा करके करना चाहते हैं वो आप हमें कर दो। तो रियासत का जो प्रिंस है वो बोलता है ठीक है भाई, हमारी हुकूमत यहाँ रहेगी, आप अपनी फ़ौज लगा दें, वो प्रोटेक्शन का काम करेगी, बाकी हम जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे मुआहदा कर लेते हैं, आपको इतना इतना जो है वो रेवेन्यू मिल जाएगा, कुछ रेवेन्यू हम भी कर लेंगे, हमारी बादशाहत कायम रहनी चाहिए। गुंडा टैक्स। अंग्रेज़ों ने बोला ओके सही है। दूसरी रियासत का प्रिंस जो है वो भी पहुंच गया अंग्रेज़ के पास ही, तीसरी रियासत का नवाब जो है वो भी पहुंच गया अंग्रेज़ के पास, चौथी पांचवी छोटी बड़ी, ये धीरे धीरे सारी रियासतों के नवाब जो है अंग्रेज़ों से मुआहदे करने लगे। बोला भाई गुंडा टैक्स ले लेना, जो यहाँ आके तुमने जो है वो तबाही भेरनी है हम तुम्हें वैसे ही दे देते हैं। तो बग़ैर हमला किए, बग़ैर वहाँ पर डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लिए अंग्रेज़ अपना मकसद पूरा कर रहे थे। होल्ड भी उनका था, कोई भी प्रिंसली स्टेट जो है इनसे पंगा नहीं ले सकती थी, जिसको चाहते थे उड़ा के रख देते थे। आराम से घूमते फिरते थे, इनके महलों में भी जाते थे और खाते पीते भी थे, अय्याशियाँ भी करते थे, शादियाँ भी करते थे, जो दिल चाहे करते थे, कोई पूछने वाला। माई बाप थे ना इन रियासतों के प्रिंस और नवाब के अंग्रेज़ जो है। तो ये था बात सारी की सारी, और उसके नतीजे में सालाना खराज जो है इनको देना पड़ता था अंग्रेज़ों को। तो अंग्रेज़ों को बग़ैर हमला किए अपना मकसद पूरा इनका हो रहा था। दूसरी तरफ जहाँ डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी अंग्रेज़ों की, जो एनेक्स रीजन्स थे, वो वहाँ पर इनका खुद होल्ड था, खुद आर्मी लगी हुई थी, खुद ही रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, सारे काम खुद ही करते थे। बहरहाल अब चलते हैं इस डिटेल की तरफ। एनेक्स रीजन्स जो हैं इनमें नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, यहाँ पर कब्ज़ा किया कब? ये 1801 में। नाम से आप समझ जाइए नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। ये कौन कौन से हमारे पास सूबे थे इनको मैं बता दूं। ये नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस जो है वो उत्तर प्रदेश में थे।
उत्तर प्रदेश इंडिया के, ये इंडिया का मैप कंसीडर कर लें, इसके नॉर्थ में यहाँ पर यूपी उत्तर प्रदेश कहलाता है, बहुत बड़ी स्टेट है, आपने अक्षय पे देखेंगे अभी। तो यहाँ के बहुत सारे सूबे थे जो अंग्रेज़ों ने बनाए थे, इनको नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस नाम दिया था। नॉर्थ और वेस्टर्न साइड पे ये सूबे थे। इन सारे सूबों पे कब्ज़ा किया था अंग्रेज़ों ने, कब? 1801 में। आगे देखते जाइए। दिल्ली 1803 में कब्ज़ा किया था दिल्ली पे। असम, ये बंगाल के साथ लगती है, बंगाल के साथ असम, और उसके साथ जो है हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, हाँ हिमाचल प्रदेश। असम पे 1828 में कब्ज़ा किया अंग्रेज़ ने। सिंध पर 1843 में कब्ज़ा किया। पंजाब NWFP नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, और आज का KPK, इस पर। और कश्मीर 1849 से लेके 1856, इस टाइम पीरियड के दौरान अंग्रेज़ों ने जो है वो पंजाब को भी कैप्चर किया, NWFP को भी कैप्चर किया, कश्मीर को भी कैप्चर किया। किन से कैप्चर किया भाई? सिखों से। किन से कैप्चर किया? सिखों से। इन जगहों पर किसकी हुकूमत थी? सिख एम्पायर कायम था। और यहाँ पर कौन कौन सी वार्स हुई थी? एंग्लो सिख वार्स, ये नोट्स में डाल लें आप। एंग्लो सिख वार्स 3, 4, 5 जंगें हुई थी ये एंग्लो सिख वार्स, जिसके नतीजे में पंजाब, NWFP और कश्मीर पे कब्ज़ा कर लिया था अंग्रेज़ों ने। बिरार, ये भी एक प्रोविंस है, बिरार, इस पर कब कब्ज़ा किया था? 1854 में। ओध, अट्ठारह सौ 56 में ओध पे कब्ज़ा किया था। हैदराबाद जो रियासत थी उसके बराबर में बाजू में ये सूबा था ओध, 1856 में इस पे कब्ज़ा किया था। ठीक है भाई। ये ओध जो रियासत है, ओध, ये याद रहे ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में। इस साइड को मिटाता हूँ, प्रिंसली स्टेट अभी नहीं मिटा रहा, ये अभी चल रहा है। 7 हो गए। अब यहाँ पर चलते हैं प्रिंसली स्टेट्स की तरफ। 500 के करीब है, अब सबका नाम लिखना तो मुमकिन नहीं है, ठीक है। जो ख़ास बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं उनके नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। कोचिन, ये केरला स्टेट के अंदर है, इंडिया की रियासत है केरला, उसके अंदर ये कोचिन जो है प्रोविंस था। 1791 में इस पे कब्ज़ा किया। तो सॉरी, कब्ज़ा नहीं किया यहाँ पर, ये प्रिंसली स्टेट है कोचिन। यहाँ का जो महाराजा था उसने अंग्रेज़ों को बोला कि भाई हमें संभाल लो, हमसे पैसे ले लो। कोचिन 1791 में, ये केरला में था। जयपुर, यहाँ के भी प्रिंस या नवाब जो है 1794 में, ये भी अंग्रेज़ों के पास गए, ये राजपूताना में थे। राजपूताना इंडिया की रियासत है, राजपूताना, और वहाँ पर ये जयपुर है। और यहाँ के जो प्रिंस है 1794 में अंग्रेज़ के पास गए कि हमारी रियासत को भी प्रिंसली स्टेट बना लें आप, हर साल हम आपको तावान देंगे। ट्रेवेंकोर, ये भी एक प्रिंसली स्टेट है, ट्रेवेंकोर 1795, नोट कर लीजिए। मैसूर,
मैसूर जो है यहाँ पर हैदर अली टीपू सुल्तान के वालिद, उन्होंने अंग्रेज़ों से जंगें लड़ी, और उसके बाद हैदर अली के बाद उनके बेटे फ़तेह अली टीपू, जिनको हम टीपू सुल्तान के नाम से जानते हैं, तो उन्होंने जंगें लड़ी। और यहाँ पर भी एक जो है वो गद्दार की वजह से 1799 में निकल गया था ये मैसूर 1799 में। तो जो भी यहाँ का जो है वो नवाब बना मैसूर का 1799 में, जब टीपू सुल्तान की शहादत हो गई, तो वो ऑब्वियस सी बात है, उसने अंग्रेज़ों को कहा कि भाई यहाँ का निज़ाम मैं संभाल लेता हूँ, पैसा माल पानी आपको मिलता रहेगा सालाना, आप टेंशन ना लें। तो ये भी प्रिंसली स्टेट बन गई मैसूर। ये कहाँ पर है? ये कर्नाटका में है। इसके अलावा और भी हैं भाई, राजपूताना है, बहावलपुर है, 1818 में राजपूताना भी गया, बहावलपुर 1833, उसके बाद जो है वो सेंट्रल इंडिया एजेंसी है 1819, और सितलज हिल स्टेट्स हैं 1815। ये सब की सब प्रिंसली स्टेट्स में बन गई, 500 के करीब थी, उसमें से कुछ जो है मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। गवर्नर जनरल्स के हिसाब से भी तफसीलात मैंने आपको बता दी। और उसके बाद आखिरी बात अब करते हैं इसकी। आपको याद है मैंने बताया था कि 1773 में आपके पास आया था रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके तहत गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम बना था। बाद में वही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना। उसके बाद 1833 में दूसरा कानून पार्लियामेंट ने पास किया, चार्टर एक्ट, जिसके तहत गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। याद रहे कि अभी 1600 से 1773 और 1833 ईस्ट इंडिया कंपनी की ही हुकूमत चल रही है। हकीकत में 1773 नहीं बल्कि 1757 जब बंगाल कैप्चर हुआ, जब बंगाल कैप्चर कर लिया अंग्रेज़ों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल जब कैप्चर कर लिया, हकीकत में ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत तब शुरू हुई थी। लेकिन पूरे इंडिया पे नहीं हुई थी, सिर्फ बंगाल पे हुई थी। ये बात याद रखिएगा। 1757 के बाद 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अब भी ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत ही है। उसके बाद 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अब भी इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की ही हुकूमत है। कब तक ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत रही? 1858 तक, ये बात याद रखिए, 1858 तक। 1757 से 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुकूमत की इंडिया पर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उससे हुकूमत छीन ली गई। पार्लियामेंट ने, इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि भाई आप ज़रा साइड में हो जाएं, बस आपके बस की बात नहीं है, इंडिया के सारे मामलात को अब आपके थ्रू हैंडल नहीं किया जाएगा। अब इंडिया के सारे मामलात डायरेक्ट इंग्लैंड और इंग्लैंड की पार्लियामेंट जो है वो कंट्रोल करेगी। इंग्लैंड में बाकायदा एक ऑफिस बनाया गया, इस ऑफिस का नाम था इंडिया ऑफिस। और इंडिया की जो और इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है, जिसके अपर हाउस भी है और लोअर हाउस भी है, जो उसका लोअर हाउस है उसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, और जो अपर हाउस है उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। तो हाउस ऑफ कॉमन ही में जो है वो वज़ीर आज़म का इंतखाब होता है, यहीं पर काबीना कैबिनेट बनती है, ठीक है। और इसी कैबिनेट का एक मेंबर जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया कहलाता था उस ज़माने में। कैबिनेट का एक मेंबर सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया कहलाता था, और वो कहाँ बैठता था? इंडिया ऑफिस में। ये कहाँ था? लंदन में। इसके पास सारा इख्तियार आ चुका था, ये कंट्रोल कर रहा था, यही लगाता था वॉइस रॉय ऑफ इंडिया को, यही लगाता था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। कब से ये सिस्टम शुरू हुआ? ये 1858 में। किसके तहत शुरू हुआ? बग़ैर पार्लियामेंट कोई बिल पास किए तो ये तो मुमकिन ही नहीं है ना।
तो यहाँ पर एक कानून आया था, इसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जैसे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 1833 में चार्टर एक्ट आया था, बिल्कुल इसी तरह 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। इस कानून के तहत सारे इख्तियारात ईस्ट इंडिया कंपनी से ले लिए गए थे। अब जो गवर्नर जनरल आना था, वाइस रॉय आना था, वो कौन लगाएगा? अब डायरेक्ट बरतानिया की हुकूमत लगाएगी। और इसके तहत जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में अब जो है वो वाइस रॉय का सिस्टम शुरू हुआ था। इसकी वजह पता है क्या थी? क्यों आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी से इख्तियारात ले लिए गए? क्योंकि 1857 में क्या हुआ था? इंडियन रिबिलियन, जिसको गदर कहा जाता है, बगावत हिंद कहा जाता है। अंग्रेज़ इसको कहते हैं कि इंडिया में बगावत हुई, जबकि इंडियंस इसको कहते हैं जंग आज़ादी। 1857 की जंग आज़ादी इसको कहा जाता है, वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जिसमें आखिरी मुग़ल बादशाह जो हैं, अब उनका भी तो जिक्र आ जाए, आखिरी मुग़ल बादशाह कैप्चर हो जाते हैं। बहादुर शाह ज़फ़र टू, बहादुर शाह ज़फ़र टू आखिरी मुग़ल बादशाह, 20वें मुग़ल बादशाह, जो बेचारे सिर्फ दिल्ली में बैठे हुए थे। उनका काम ही ये था, अपने महल में पड़े रहते थे आराम से शहज़ादे शहज़ादियों के साथ। अमली तौर पर कुछ भी नहीं था, सब अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो चुका था। लेकिन जब 1857 की जंग आज़ादी हुई तो अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह ज़फ़र को भी पकड़ लिया, आखिरी मुग़ल बादशाह को भी पकड़ लिया। बोला आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ होगा, क्योंकि कुछ भी है आप किंग तो हैं ना, 20वें मुग़ल बादशाह तो हैं ना। तो अंग्रेज़ों ने 1857 में जो जंग आज़ादी लड़ी हिंदुस्तानियों ने मिल के, इसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सब के सब ने मिल के अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी जो है वो पूरे मुल्क में इनकलाब ले आए थे वो। लेकिन अफसोस के ये 1857 की जंग आज़ादी कामयाब ना हो सकी, और बड़ी जल्दी ही अंग्रेज़ों ने दोबारा जो है वो जिन जिन इलाकों में बगावत हुई थी सबको कैप्चर कर लिया, और बहादुर शाह ज़फ़र को भी गिरफ़्तार कर लिया। ये सब इंडिया में हो रहा था। इंग्लैंड वाले ये सब देख रहे थे, इंग्लैंड की पार्लियामेंट ये सब देख रही थी कि इंडिया जो कि अब जिस पर हमारा कब्ज़ा हो चुका है, वहाँ पर ये बगावत हुई कैसे। उसकी वजह थी ईस्ट इंडिया कंपनी का जुल्म व सितम। बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने बेहद जुल्म किया था इंडियंस के ऊपर। उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, सब के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और ये उसी का रिएक्शन था कि 1857 में पब्लिक खड़ी हो गई और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ना शुरू कर दिया। ना पब्लिक के पास हथियार, कुछ भी नहीं, अंग्रेज़ फ़ौजियों से ही हथियार छीनते थे और जंग शुरू हो गई। बहरहाल तो ये मामला ख़त्म हो गया जल्द ही, और जो है वो अंग्रेज़ों ने दोबारा जो है इस बगावत को ख़त्म कर दिया। उनके ख़्याल में, हम तो इसको जंग आज़ादी का नाम देंगे, तो इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया। बहादुर शाह ज़फ़र जो है उनको कैप्चर करके बर्मा भिजवा दिया गया। म्यांमार जिसका मौजूदा नाम है वहाँ भिजवा दिया गया। बर्मा, म्यांमार जिसका मौजूदा नाम है, और बर्मा के एक इलाके जिसको रंगून कहा जाता है, वहाँ भिजवा दिया गया था। आज भी बर्मा में, म्यांमार में, रंगून में बहादुर शाह ज़फ़र की कब्र वहीं पर है। ठीक है, वो बेचारे इंडिया भी ना आ पाए। इंडिया के ही बादशाह भले कितने भी थे, आखिर में सिर्फ दिल्ली तक ही रह गए थे, लेकिन बादशाह तो थे ना, बराए नाम थे, बादशाह तो थे, लेकिन कब्र की जगह भी नहीं मिली, रंगून में जाके उनको दफनाया गया। बहरहाल आगे चलते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये 1958 में नाफिज हुआ। कंपनी से सारे मामलात, सारे चीज़ें ले ली गई वापस। कंपनी को बिल्कुल बोला आप हट जाइए, आपका काम ख़त्म, आप सामान समेटें और वापस इंग्लैंड आ जाएं, हम पूरा सेटअप चेंज कर रहे हैं। तो कंपनी की हुकूमत 1858 में इंडिया से ख़त्म हो गई। डायरेक्ट जो इंग्लैंड की हुकूमत शुरू हुई, अब हुकूमत इंग्लिस्तान, इंग्लैंड की जो हुकूमत शुरू हुई
वो 1858 से शुरू हुई, और जो इंग्लैंड की हुकूमत शुरू हुई थी उसको क्या नाम दिया जाता था? ब्रिटिश राज। ब्रिटिश राज का नाम दिया जाता था। ठीक है, ये कंपनी, इसके डायरेक्टर वापस चले गए। कहाँ चले गए? दोबारा इंग्लैंड चले गए। डायरेक्ट कंट्रोल किसने ले लिया इंडिया का? इंग्लैंड ने ले लिया। इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने ले लिया। उन्होंने अपना वॉइस रॉय भेजा, अपना सारे मामलात अपने हाथ में लिए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया। मैं इसकी डेट निकाल लूँ, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट 4 है ना भाई ये। अब ज़रा देखें तो सही, ये ख़त्म कब हुई थी? 1700 लो, ईस्ट इंडिया कंपनी के अख्तितामी डेट ही नहीं मिल रही। नहीं 1800 सॉरी 1873 थी या 1873। 1873। अभी ये डेट लिख लें भाई, अगर इसमें कोई चेंजेस हुई ना तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता दूंगा। 1873 ये वो टाइम पीरियड था जब ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया। पहले काम से रोक दिया गया 1858 में, और उसके बाद 1873 में डिज़ोल्व कर दिया गया, कंपनी को ही ख़त्म कर दिया गया। नामो निशान ही इसका मिटा दिया गया, सिर्फ कागजात में इसको छोड़ दिया गया। ठीक है भाई, तो ये अंजाम हुआ आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी का 1873 में जाके, जो मुझे डेट याद पड़ रही है भाई इसमें। अच्छा एक बात और, जितनी भी अभी तक ये 6 के 6 पार्ट हैं, पाँच पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है इनके लिंक्स भी दिए हुए हैं। अगर आप देखें हर पार्ट के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, अब मैं ये किया करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दूँगा, तो लिंक्स जो है इसके मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अब जो है बाकायदा हम रिवाइवलिस्ट मूवमेंट का जो है वो आगाज़ करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मैं भी थक गया हूँ। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।